नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं के नतीजे आज आ जाएंगे। 10वीं का रिजल्ट आज आ जाएगा। दोपहर 12 बजे नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें 10वीं में इस बार 11.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कक्षा 10वीं में इस बार रिजल्ट घोषित करते वक्त टॉपर छात्र राजधानी नहीं बुलाए जा रहे हैं। अब तक ये परंपरा थी कि जब भी रिजल्ट घोषित होता था टॉपर छात्रों को बोर्ड ऑफिस बुलाया जाता था। इस बार कक्षा 10वीं के 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन भी दिया गया है। लॉकडाउन के चलते जो 19 मार्च तक पेपर हो सके थे उन्हीं के आधार पर वैल्यूएशन किया गया और उसके बाद जो 2 पेपर स्थगित हुए थे उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद उनमें जनरल प्रमोशन दिया गया है। एक और खास बात, hindi.news18.com पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित होना है। 11.5 लाख बच्चे जिन्होंने 10वीं के एग्जाम दिए थे उनके परिजनों को भी काउंट कर लीजिए, ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। 19 मार्च तक जो पेपर हुए थे उनके आधार पर ये पूरा वैल्यूएशन है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि रिजल्ट में कब कितनी गिरावट रही है और किस तरीके से नतीजे 10वीं के रहे हैं। न्यूज़ 18 MP आपको लगातार रिजल्ट दिखाएगा। 2019 में 10वीं का रिजल्ट 61.32% रहा। 2019 में छात्राओं ने बाजी मारी थी, छात्राएं ही बाजी मार रही हैं। अब छात्र अगर बाजी मार लेते हैं तो बड़ी खबर हो जाती है। 63.69% छात्राएं पिछली बार पास हुई और छात्रों का रिजल्ट 59.15% था। 2018 के मुकाबले 2019 में रिजल्ट में 6 से 7% की गिरावट आई थी। और आपको अलग अलग साइट बता देते हैं जिन पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे ज्यादा सहूलियत आपको होगी hindi.news18.com पर। इसके अलावा mpresult.nic.in, mpbse.mponline.gov.in, इसके अलावा mpbse.nic.in, hindi.news18.com, इस पर भी आप अपने नतीजे देख सकते हैं। तो इन तमाम साइट्स में नतीजे आपको दिखाए जाएंगे। और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निगम मंडल में नियुक्ति के नाम फाइनल कर लिए हैं। इसकी सूची आज जारी हो सकती है। इसके साथ ही संसदीय सचिवों के नाम का भी ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि दोपहर में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद नामों की सूची जारी की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज नाम सामने आ सकते हैं। ये संभावित नाम है, संभावित लिस्ट हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द वो लिस्ट भी रहेगी। नामों की सूची आप देख रहे हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति का ये पूरा मामला है। आज ये लिस्ट जारी की जा सकती है और एक अहम बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि संसदीय सचिवों की लिस्ट जारी हो सकती है। किस किस का नाम इसमें हो सकता है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़ा ये मामला। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ अपडेट, कब तक ये बैठक होगी? और मेरा ख्याल है बैठक के बाद ही ये लिस्ट जारी होगी और जो नाम हम बता रहे हैं उसी के इर्द गिर्द ये नाम रहने वाले हैं। ममता, देखिए 12 बजे बैठक होगी। 12 बजे जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, शहर कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे और PCC जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें बैठक की तो वो शाम तक के ये संभावना जताई जा रही है कि बैठक जारी हो, क्योंकि आलाकमान को जो सूची है वो जो सूची है वो भेजी जा चुकी है और शाम तक के
हो सकता है ये जो लिस्ट है वो जारी हो जाए। अगर बैठक की बात करें तो जिला कार्यकारिणी को लेकर किस तरह से विस्तार किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही जो प्रदेश भर में कांग्रेस के जो भवन बनाए जा रहे हैं उसकी क्या जो उन्नति है, कितना बन पाया है, उसको लेकर भी एनालिसिस, क्योंकि कांग्रेस का फोकस ये है कि कांग्रेस का कहना है कि जगह जगह जो कांग्रेस भवन बनाए जा रहे हैं उससे लोग सीधे जिला स्तर पर इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग सीधे किसी तरह की कंप्लेन होती है या काम ठीक से नहीं चलता या जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं करते हैं तो उसकी वहां पर आके कंप्लेन कर सकें, ये पहले ये बात कही गई थी। दूसरी बात रही कि निगम मंडलों की सूची को लेकर तो दो चीजें आ रही है कि ये बात भी छनकर आ रही है कि संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं। निगम मंडलों में जो नियुक्तियां दी जाएगी उसके साथ ही संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी ने अभी से मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस बात को लेकर, जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक के गई, लेकिन उसके बाद वो वही कर रही है जिसका वो विरोध कर रही थी। यानी कि उस विरोध का मतलब क्या था? इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी सही काम करके वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अभी तो सूची आई ही नहीं है, सूची आने के बाद तय होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी तय होगा कि वो लाभ का पद है या नहीं। तो बहरहाल पूरी सियासत जारी है, इसके बीच में बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि जो फाइनल जो सूची है वो भेजी जा चुकी है। तो उसके बाद में जिलाध्यक्षों और में जो बैठक है वहां पर कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से हम नाम दे रहे हैं वो नाम संभावित नाम है जो छनकर जो खबरें आ रही है उसके आधार पर, क्योंकि ये बात भी आ रही है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक जीत कर आ गए थे 68 और उसके बाद अब तो 69 हो गए। तो लेकिन ये बात है कि जिनको मंत्री बनाया गया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद और कई वरिष्ठ हैं जो इस बात को लेकर नाराज थे कि उन्हें मंत्री का पद नहीं मिला। तो कहीं न कहीं उनकी नजर इस बात को लेकर थी कि निगम मंडलों में जो नियुक्ति होगी तो कहीं न कहीं उन्हें इस पे मौका मिलेगा। और कुछ ऐसे यंग विधायक भी हैं जो इस बात को लेकर इंतजार करते कि उन्हें भी निगम मंडल में जगह मिले। लेकिन यही बात आ रही है कि सभी को निगम मंडल में जगह नहीं मिल सकती है, तो ऐसे में संसदीय सचिव का रास्ता निकाला गया है। जो सूची हम दिखा रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि कई वरिष्ठ लोगों का नाम है, जैसे कि सत्यनारायण शर्मा वगैरह, उनकी नाराजगी भी सामने आई थी और इसके अलावा भी जो नेता हैं उनके नाम है। तो कहीं न कहीं अब इस बात को नजर पे रहेगी क्योंकि खुद शिवडेरिया भी ये कह चुके हैं कि विधायक जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको भी तवज्जो दिया जाएगा। तो बिल्कुल उसी आधार पर हमने ये संभावित सूची दिखाई है और किस तरह से समीकरण है उसके आधार पर ये पूरी सूची बनाई गई है। और लगभग ये माना जा सकता है कि ये जो हालांकि जो सूची फाइनल आएगी उसके बाद क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि यही वो नाम है जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। जी वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ममता। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। इधर गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को शामिल न किए जाने के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन होना है। NSUI केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान बीजेपी के 8 सांसद और डॉक्टर रमन सिंह, इनके घर का घेराव किया जाएगा। दोपहर 2 बजे VIP रोड से ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होगा। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है और यही वजह है कि आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। NSUI ये प्रदर्शन करेगी। और अब खबर भोपाल से। कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि देगी सरकार। जुलाई से ही वेतन में करीब 3% का इजाफा किया जाएगा। सालाना 540 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार हालांकि इस फैसले के बाद आएगा। पहले 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया था। अब सालाना वेतन वृद्धि देने की तैयारी है। सालाना वेतन वृद्धि पर कोरोना संकट के चलते रोक लगा दी गई थी। 7वें वेतनमान की तीसरी और अंतिम किश्त के एरियर पर भी रोक लगा दी गई थी। तो कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि शिवराज सरकार देने जा रही है। जुलाई से ही वेतन में तकरीबन 3% का इजाफा किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते इस पर पहले रोक लगा दी गई थी। चंबल प्रोग्रेस वे पर सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर बातचीत करेंगे। किस तरह की रुकावटें हैं, किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये जो प्रोग्रेस वे है वो श्योपुर, मुरैना और भिंड को जोड़ेगा। योजना की प्रगति पर इस दौरान चर्चा होनी है। नितिन गडकरी से जुड़कर सीएम शिवराज चर्चा करेंगे। इधर सड़क निर्माण को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। केंद्र ने ग्रामीण सड़कों के लिए
3,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा था और इसी प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। ग्रामीण इलाकों में 544 सड़कों का पुल पुलिया इन सब का निर्माण होना है और सड़कों के निर्माण का श्रेय कमलनाथ सरकार को जाएगा। हजार 168 करोड़ रुपया और निर्माण कार्यों की संख्या है 544 के लगभग सड़कें और पुल पुलिया बनेंगी। ये इसलिए भाइयों और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ के अथक प्रयासों से ये योजना मंजूर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो झूठी सरकार में बैठे हुए झूठे नेता आपके सामने नए नए सगुफे लाएंगे कि ये शिवराज ने किया या फलाचंद ने किया। हमारे पास तारीख गवाह है, तथ्य है हमारे पास, आप जब चाहेंगे मैं दे दूंगा। इसलिए मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति से आता हूं। किसान भाइयों बहनों को बहुत सुविधा मिलेगी। बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। केंद्र की तरफ से मंजूरी मिली है और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा था, इसी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अगर कोई आपको ये बताए कि नहीं हमने ये किया है, तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर मंजूरी जो मिली है उस पर अब सियासत भी छिड़ गई है। कांग्रेस के क्रेडिट लेने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने बयान दिया है, बीजेपी के विधायक और सांसदों ने केंद्र से मांग की थी। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की मांग पर ये सड़कें मंजूर हुई हैं। पूर्व सरकार पर केंद्र के पैसे के दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया उन्होंने। पीएम आवास योजना में राशि नहीं देने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीण इलाकों की सड़कें, और जैसा कि हमने आपको कहा था शुरुआत में कि क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी और आखिरकार वही हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल, उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी के विधायक और सांसदों ने केंद्र से मांग की थी। मतलब अगर सरकार मांग करे, सरकार की तरफ से सरकार के मंत्री मांग करें तो शायद केंद्र ना देता हो। इस वजह से बीजेपी के जो विधायक और सांसद वो केंद्र से मांग कर रहे हैं, इसी वजह से ये मंजूरी मिली है। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की मांग पर ये सड़कें मंजूर हुई हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायक गणों ने कई समय से अनुशंसाएं की हुई थी। इन अनुशंसाओं के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को प्रस्ताव जो भेजे थे, तो सारे के सारे प्रस्ताव, लगभग 4000 करोड़ के प्रस्ताव आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्वीकृत किए हैं। और बहुतायत ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो जो भाजपा जनप्रतिनिधि मांग करते रहे हैं उनको लेकर उन्होंने स्वीकृति दी है। और ये तमाम भाजपा के सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का आभार प्रकट कर चुके हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं और बीते हुए कुछ दिन हो चुके हैं। और माननीय सज्जन जी, पीडब्ल्यूडी की ओर से प्रस्ताव नहीं जाते। माननीय सज्जन जी, आपकी सरकार में जब कमलनाथ जी की कलंकित कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में केंद्र की ओर से आने वाली योजनाओं और प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं के पैसे आपने रोक लिए थे। इसी डिपार्टमेंट की, जिसकी नरेंद्र सिंह जी मंत्री हैं, 2,43,000 प्रधानमंत्री आवास रोकने का काम आपने किया। आपने तमाम योजनाओं परियोजनाओं में अपना अंश देने से इनकार कर दिया। तो उल्टी बांसुरी ना बजाएं, मुझे उल्टी बांसुरी ना बजाएं। इधर इंदौर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 14 ऐसे लोग हैं जो विधायक नहीं हैं। इनमें से जो जीतेंगे या हारेंगे उसके बाद ही मंत्री तय हो पाएंगे। फिलहाल ये अंतरिम मंत्रिमंडल है। वहीं इंदौर के जो बीजेपी विधायक है रमेश मेंदोला, उन्हें मंत्री ना बनाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेंदोला प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक हैं, लोकप्रिय भी हैं, लेकिन शायद शिवराज सिंह चौहान को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के भविष्य पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सितंबर तक ये लूली लंगड़ी सरकार है, आगे देखिए क्या होता है।
मंत्रिमंडल है, 14 लोग ऐसे हैं जिनको जो एमएलए नहीं हैं। इनमें से जो जीतेंगे और जो हारेंगे उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। तो ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल है। मेंदोला जी हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। 13 में भी और 18 में सबसे ज़्यादा वोटों से वही जीते, लोकप्रिय हैं। लेकिन शायद हमारे शिवराज चौहान जी को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा के नाम पर फर्जीवाड़े का एक पूरा मामला है। पी के मिश्रा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी अनुराग सिंह के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। खुद को पी के मिश्रा के सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ काम करने वाले अधिकारी बताकर ये फर्जीवाड़ा किया गया था। सीबीआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट, थोड़ा सा पुराना मामला भी बताएं। देखिए, ये मामला जो है ये प्रधानमंत्री के दफ्तर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पी के मिश्रा, उनके नाम पर, उनके दफ्तर के नाम पर एक फर्जीवाड़े को करने की कोशिश की गई थी। और ये मामला जो है एक अनुराग सिंह नाम के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। अनुराग सिंह जो अपने आप को बताता था कि जो पीके मिश्रा हैं, जो पीके मिश्रा के जो बात जितेंद्र कुमार हैं उनके ऑफिसर, उनके साथ में वो काम करते हैं। यानी कि मिला जुला के अपने आप को ये बताने की कोशिश करता था अनुराग सिंह कि वो प्रधानमंत्री दफ्तर में ही काम कर रहा है। और वो लगातार अपने मोबाइल से बोइंग कंपनी जो है, जो दिल्ली स्थित उसकी दफ्तर है, वहाँ बोइंग कंपनी में वो बाकायदा फोन कर रहा था और कई जो चीजों को जानकारी लेना और पूछताछ करना, इसके साथ में जो अपनी डील जो है, एक डील वो करने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं न कहीं ये गलत था। और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री दफ्तर से बाकायदा सीबीआई को जानकारी दी गई और उसके बाद अनुराग सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जिस तरह से बोइंग कंपनी के साथ में इसके क्या संबंध थे, किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जांच पड़ताल किया जाएगा। और यह मामला रक्षा मंत्रालय से भी जुड़ रहा है। क्या इस मामले में इसका जो संबंध है किसी रक्षा सौदा से जुड़े हुए कुछ दलाली करने वाले लोगों के साथ तो नहीं है? तो इस तरह से कई जो महत्वपूर्ण एंगल है, उस एंगल को ध्यान में रखते हुए इस मामले की पड़ताल की जा रही है। कई संगीन धाराओं के खिलाफ इस मामले को दर्ज किया गया है और इस मामले की जांच जो है सीबीआई मुख्यालय में स्थित स्पेशल क्राइम का जो एक ब्रांच है उसमें दर्ज किया गया है। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है। आने वाले वक्त में कई और भी बड़े राज जो है इस मामले पे खुल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शंकर आनंद जानकारी दे रहे थे। और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बैठक करेंगे सुबह 11 बजे। अपने निवास पर ही वो पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति पर फिर से मंथन करेगी। विधानसभा वार चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया जाएगा। इन सब के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। जाहिरा तौर पर आज जब चर्चा होगी तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। अनुराग, क्या कुछ आज नजर आने वाला है इन सब के बीच? पिछली रणनीति और अगली रणनीति, इसके बीच एक मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि किस तरीके से चुनाव की रणनीति को बनाना है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे अब वो खत्म हो चुके हैं। और जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों को लेकर अब फीडबैक लेने का काम शुरू हो गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जिन मंत्रियों को उपचुनाव में जाना है वो किस रणनीति के तहत जाएंगे, साथ ही उनके इलाकों के विकास कार्य को लेकर किस तरीके से रोडमैप तैयार करना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी के अंदर अब चर्चा का दौर शुरू हो गया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने उन तमाम चेहरों से उनके क्षेत्र के विकास को लेकर रोडमैप मांगा था कि कहां पर किस तरीके से विकास कार्य करना है। और उस फीडबैक के आधार पर अब सरकार
इस बात का फैसला करेगी कि उपचुनाव में कहां पर किस तरीके से विकास को मंजूरी देनी है, कौन से प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाने, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और आज जब बैठक होगी तो उसमें भी इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी कि कौन से विकास कार्य करना और उपचुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और कोरोना का अपडेट की अब बात कर ली जाए, राजधानी भोपाल में 60 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में कोरोना के 60 नए कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। इब्राहिमगंज कोरोना का अब नया हॉटस्पॉट बन चुका है। इब्राहिमगंज से कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। विक्टोरिया स्कूल के पास का एक मामला है जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 25वीं बटालियन का एक जवान भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जहांगीराबाद में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राजधानी भोपाल में 60 नए मरीज। इब्राहिमगंज खासतौर पर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना है। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या अपडेट? देखिए, आज फिर लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, संख्या भी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वक्त था जब ये बताया जा रहा था कि स्थिति अब कंट्रोल में हो गई है, लेकिन जैसे ही कोरोना के अभियान की शुरुआत हुई है, ज्यादा नंबर में सैंपलिंग टेस्ट होने लगे हैं, ज्यादा नंबर में सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और उन जगह से किए जा रहे हैं जो संदिग्ध एरिया माना जा रहा है। यानी कि हॉटस्पॉट जोन तो है ही, लेकिन जहां से संदिग्ध संक्रमण का व्यक्ति निकल करके सामने आ रहा है, उसी की फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन की ट्रेसिंग की जा रही है। और यही वजह है कि अनलॉक फेज में जब लोगों का ज्यादा घुलना मिलना हो गया है तो ये क्षेत्र और बढ़ता जा रहा है। कोरोना अपने संक्रमण का और ज्यादा विस्तार करता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। आज फिर शहर में 60 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव। ये वाकई ये चिंता वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायगढ़ से, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 10 घंटे के भीतर 10 घंटे में कैश वैन में लूट की गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। दोनों लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा 14,50,000 की जो लूट हुई थी वो कैश बरामद कर लिया गया, हथियार बरामद कर लिया गया। आपको बता दें, लुटेरों की गोली से वैन के ड्राइवर की मौत भी हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।